बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इजी मेडिकल बाय डॉक्टर लारिया। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। आज की अपनी इस वीडियो में हम पार्किंसंस डिज़ीज़ के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन, इटियोलॉजी, कॉजेज़, पैथोलॉजी एंड सिम्टम्स को डिस्कस किया था और आज की अपनी वीडियो में हम पार्किंसंस के कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। Now let us discuss the complications of Parkinson's. Firstly, complications जो है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकती हैं। सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन एक सिंगल पेशेंट में एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ किसी में प्रेजेंट होती हैं तो कुछ किसी पेशेंट के अंदर ज़्यादा कॉमन होती हैं। सबसे पहले हमारे पास डिस्काइनेजिया आ जाता है। डिस्काइनेजिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन द मूवमेंट, स्लोनेस इन द मूवमेंट। अब पेशेंट की मूवमेंट्स जो होती हैं वो जर्की हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग पर इफ़ेक्ट होता है। पेशेंट फाइन एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता और उसकी वजह से उसकी एक्टिविटीज़ एंड ऑफ डेली लिविंग पर इफ़ेक्ट होता है। अब डिस्काइनेजिया जो है वो कुछ मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिमेंशिया। डिमेंशिया में पेशेंट की रीजनिंग, थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो डिक्लाइन हो जाती है और 50 to 80% जो पार्किंसंस के पेशेंट होते हैं उनमें डिमेंशिया कॉमन है। नेक्स्ट है डिप्रेशन एंड हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है कि पेशेंट ऐसी चीज़ों को परसीव करने लगता है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई एनिमल भी हो सकता है। हेलुसिनेशन या तो किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या पेशेंट की इम्पेयर्ड विजन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि पेशेंट एक क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहा है जो कि उसको इमोशनली इम्पैक्ट करता है, उसकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकता है। फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन में डिस्फेजिया आ जाता है जिसमें पेशेंट को सॉलिंग में डिफ़िकल्टी होती है। ये डिफ़िकल्टी इसलिए होती है क्योंकि सॉलिंग में जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो इफ़ेक्टेड होते हैं, तो पेशेंट को ईटिंग में, ड्रिंकिंग में प्रॉब्लम फेस होती है। जैसा कि हमने प्रीवियस कॉम्प्लिकेशन डिस्फेजिया डिस्कस की, उसी की वजह से पेशेंट जो है वो मेल नरिशमेंट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो मसल्स जो कि सॉलिंग में, ईटिंग, ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे मसल्स इफ़ेक्टेड होते हैं और उसकी वजह से पेशेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से फूड इनटेक नहीं कर पाता और वो मेल नरिशमेंट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आ जाती है एस्पायरेशन निमोनिया। अगेन इसमें वही बात आ जाती है, डिस्फेजिया की वजह से सॉलिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, तो पेशेंट जो भी फूड इनटेक कर रहा है, कोई लिक्विड है, कोई फूड है, कोई फॉरिन मटेरियल है, उसका लंग में जाने का चांस इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से लंग इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इस वजह से बहुत से पेशेंट जो हैं उनके अंदर डेथ कॉज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने देखा कि डिफरेंट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिस्फेजिया, मेल नरिशमेंट, एस्पायरेशन, की सारी आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये क्या होता है कि अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग किसी एक स्पेसिफिक पोस्चर में है, जैसे सिटिंग पोस्चर या लाइंग पोस्चर में है, तो जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो एकदम से उसका ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल होगा और उसकी वजह से उसको एकदम से लाइट हेडेडनेस फील होगी, वीकनेस, फटीग फील होगी, डिजीनेस फील होगी, ब्लड विजन हो सकती है पेशेंट की और पेशेंट के गिरने के चांस जो है वो बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से उसमें फॉल का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो ऐसे केस में हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपने सिटिंग या लाइंग कोई भी पोस्चर है उसको बहुत ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं रखना और अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, सिटिंग से स्टैंडिंग में आना चाहते हैं या लाइंग से सिटिंग में आना चाहते हैं, तो आपने स्लोली अपनी पोजीशन को चेंज करना है। इसके अलावा आपने हाइड्रेटेड रहना है, डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसंस डिज़ीज़। फर्स्टली, पार्किंसंस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए एज सच कोई स्पेसिफिक टेस्ट मौजूद नहीं है।
पार्किंसंस की जो डायग्नोसिस है वो बेसिकली पेशेंट की प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ की जाती है, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग की जाती है, जिसमें देखा जाता है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है, फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है, पेशेंट किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखा जाता है। इसके अलावा कुछ लैब टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह हैं परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। वो इसीलिए करवाए जाते हैं कि हम ये रूल आउट कर सकें कि अंडरलाइंग कॉज पार्किंसंस है या फिर कोई और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर या हार्ट डिसऑर्डर वहाँ पर मौजूद है। डिफरेंट इमेजिंग टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेन है, पेट स्कैन आ जाता है। पेट स्कैन में पेट स्टैंड्स फॉर पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये एक 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी, जिसके थ्रू डिटेक्ट किया जाता है कि बॉडी में कोई कैंसरस ट्यूमर तो मौजूद नहीं है या कोई हार्ट डिजीज़ या कोई ब्रेन डिसऑर्डर्स तो मौजूद नहीं है, जो कि पार्किंसंस की तरह के सिम्टम्स जो हैं उनको शो कर रहे हों। पार्किंसंस का तो कोई स्पेसिफ़िक टेस्ट नहीं है, लेकिन हम ये लैब टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट परफॉर्म करवा कर ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये पार्किंसंस के अलावा कोई और दूसरी डिज़ीज़ तो मौजूद नहीं है पेशेंट के अंदर जो इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है। डायग्नोसिस में हमारे पास एक अल्फ़ा साइन्यूक्लिन सीड एम्प्लीफिकेशन ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो कि लेटेस्ट 2023 की रिसर्च के अकॉर्डिंग एक न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो इन्वेंट किया गया है। इसमें बेसिकली मोर देन 1000 पीपल जो है वो इस रिसर्च में शामिल थे और उनके स्पाइनल फ्लूइड को जो है वो टेस्ट किया गया कि उनके स्पाइनल फ्लूइड में बेसिकली जो हमारे पास प्रोटीन अल्फ़ा साइन्यूक्लिन है उनके लेवल्स को चेक किया गया कि वो साइनोवियल फ्लूइड के अंदर मौजूद हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो उसका लेवल क्या है। जैसा कि हमें पता है कि अल्फ़ा साइन्यूक्लिन जो है वो लीवी बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट होती है और लीवी बॉडीज़ एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं जो कि नॉर्मल ब्रेन सेल्स को डैमेज करती हैं। ये एक न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो इन्वेंट हुआ है, बट किसी भी क्लिनिकल सेटअप में हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑफिसेज़ में ये टेस्ट फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है और ना ही यूज़ हो रहा है, बट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मे बी फ्यूचर में पार्किंसंस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए इस टेस्ट को इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मैनेजमेंट ऑफ द पार्किंसंस डिज़ीज़। पार्किंसंस डिज़ीज़ को मैनेज करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेज़ यूज़ की जाती हैं, जिसमें ड्रग थेरेपी, फ़िज़िकल थेरेपी एंड सर्जरी आ जाती है। आए हम वन बाय वन इन तीनों अप्रोचेज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में डिफरेंट हम मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हम पेशेंट की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट की मूवमेंट को जो है वो नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करते हैं और ट्रेमर्स जो हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। ये मेडिसिन्स बेसिकली जो डोपामीन के लेवल बॉडी के अंदर रिड्यूस हुए हुए होते हैं, ये उनको नॉर्मल करती हैं और वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं बॉडी के अंदर जो कि डोपामीन के फंक्शन होते हैं। इन मेडिसिन्स में हमारे पास कार्बिडोपा एंड लीवोडोपा आ जाते हैं, जो कि सबसे इफ़ेक्टिव ड्रग हैं इन ट्रीटिंग द पार्किंसंस डिज़ीज़। इन दोनों ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ताकि ये ब्रेन के अंदर जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो। ब्रेन के अंदर जाके डोपामीन में कन्वर्ट होने का फ़ायदा ये होता है कि ड्रग के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि नोज़िया एंड वॉमिटिंग, उससे पेशेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये इनहेल्ड एंड इन्फ्यूजन फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। वो पेशेंट जिनमें डिस्फेजिया है तो वो इस ड्रग को इनहेल कर सकते हैं, या वो पेशेंट जो कि ड्रग इनटेक ओरली नहीं कर पाते तो उनको ट्यूब्स के थ्रू जो है वो ड्रग पहुंचाई जाती है, जो कि डायरेक्ट उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डोपामिन एगनिस्ट। सबसे पहले हम एगनिस्ट की डेफिनेशन को समझते हैं। एगनिस्ट हम ऐसे ड्रग को कहते हैं जो कि बॉडी में स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करे और वही रिएक्शन इनिशिएट करे जो बॉडी का नेचुरल एंडोजीनियस सब्सटेंस का फंक्शन होता है। डोपामिन एगनिस्ट का क्या मतलब होगा कि ये वो ड्रग हैं जो बॉडी में जाके वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो कि डोपामिन बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है।
ये ड्रग्स जो होते हैं ये लेवोडोपा की तरह इतने इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते, लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर हम इसको लेवोडोपा से कंपेयर करें तो ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स। ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन की फंक्शनिंग को ब्लॉक करते हैं और ट्रेमर्स को बॉडी में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन ड्रग्स का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, ये कन्फ्यूजन कॉज कर सकते हैं, हेलुसिनेशन कॉज कर सकते हैं एंड ड्राई माउथ कॉज कर सकते हैं। इसकी वजह से वो पेशेंट जिनकी एज अबव 70 ईयर्स होती है उनमें इस ड्रग को अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट अप्रोच हमारे पास आ जाती है फ़िज़िकल थेरेपी। फ़िज़िकल थेरेपी एंड फार्माकोलॉजिकल थेरेपी को हम साथ साथ इस्तेमाल करते हैं पेशेंट की फ़ास्ट हीलिंग और रिहैबिलिटेशन के लिए। फ़िज़िकल थेरेपी में हम पेशेंट के बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन पे वर्क करते हैं। इससे पेशेंट की मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, पेशेंट के जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स होते हैं। फ़िज़िकल थेरेपी के डिफरेंट एम्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला एम तो पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना, पेशेंट को इस काबिल बनाना कि वो अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग ख़ुद परफॉर्म कर सके। साथ ही साथ पेशेंट की मोबिलिटी को इम्प्रूव करना, उसकी मूवमेंट पैटर्न्स को करेक्ट करना, उसके पोस्चर को करेक्ट करना, उसके जो वीक मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाना, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर वर्क करना। इसका बेनिफिट ये होता है कि पेशेंट का बैलेंस जो है वो गेन होता है, और जब बैलेंस गेन होता है तो पेशेंट के फॉल का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, फ्रैक्चर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को एरोबिक एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, जिससे पेशेंट का एक अच्छा ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो मेंटेन रहता है और पेशेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन से बचा रहता है। इसके अलावा हमारे पास एक मेन एम ये भी होता है कि पेशेंट को एजुकेट किया जाए, पेशेंट को बताया जाए कि वो किस कंडीशन से सफ़र कर रहा है और उसके लिए थेरेपी लेना क्यों इम्पॉर्टेंट है। ना सिर्फ पेशेंट को बल्कि उसके फैमिली मेम्बर्स और उसके केयर गिवर्स को भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उन्हें एजुकेट किया जाता है ताकि देन लास्ट अप्रोच हमारे पास आ जाती है सर्जरी। अगर ड्रग थेरेपी एंड फिज़िकल थेरेपी से पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसके सिम्टम्स रिड्यूस नहीं हो रहे, तो फिर हम करते हैं सर्जरी। सर्जरी में हमारे पास आ जाती है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में इलेक्ट्रोड एंड जनरेटर यूज़ होता है। इलेक्ट्रोड को ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट्स में इम्प्लांट किया जाता है और जनरेटर को इम्प्लांट किया जाता है चेस्ट में नियर द कॉलर बोन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। जो जनरेटर है ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी उसको कंट्रोल करते हैं। एबनॉर्मल केमिकल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, जिसके थ्रू ट्रेमर्स एंड डिस्टोनिया है ऐसे सिम्टम्स को रिड्यूस किया जाता है। और साथ ही याद रहे कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक मुकम्मल क्योर नहीं है फॉर द पार्किंसंस डिज़ीज़। ये सिर्फ 5 इयर्स तक प्रॉपर वर्क करती है, जिसके थ्रू पार्किंसंस के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ साथ इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इससे इन्फेक्शन का, स्ट्रोक का, ब्लीडिंग का और सीजर्स होने का चांस भी बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्रेजेंटेशन। होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।